नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, जहां हर रात की कहानी आपके अंदर एक सिहरन छोड़ जाती है। आज की कहानी एक ऐसे शीशे की है जो सिर्फ आपको नहीं दिखाता, वो आपके अंदर झांकता है। अगर आपके घर का शीशा अचानक चीजें दिखाने लगे जो वहां हैं ही नहीं, और हर बार जब आप उसमें देखें तो आपको ऐसा लगे कि कोई और भी उस शीशे के अंदर से आपको घूर रहा है, तो चलिए कहानी में चलकर आज इस आईने का सच जानते हैं। मेरा नाम राघव त्यागी है। मैं दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में इतिहास पढ़ाता हूं। मैं जिंदगी में प्रैक्टिकल हूं। भूत, प्रेत, आत्मा वगैरह पर कभी भरोसा नहीं किया। लेकिन 1 महीने पहले जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी सोच ही नहीं, मेरा होश भी उड़ा दिया। सब कुछ शुरू हुआ एक पुराने शीशे से। एक दिन मैं पुराने सामानों की दुकान पर गया। वहां एक बहुत ही अनोखा और एंटीक टाइप शीशा दिखा। दुकानदार बोला, साहब, ये शीशा बहुत पुराना है, लेकिन बहुत खास है। अगर चाहो तो कम दाम में ले जाओ। मुझे वो शीशा बहुत अच्छा लगा तो मैं ले आया। उसे अपने बेडरूम की दीवार पर टांग दिया। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब चीजें होने लगीं। रात में जब भी उस शीशे में देखता तो ऐसा लगता जैसे मेरी परछाई कुछ देर के लिए रुक जाती है, जैसे वो मेरी नकल नहीं कर रही हो। एक दिन जब मैं कॉफी लेकर कमरे में लौटा, मैंने देखा शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन कॉफी ही नहीं पकड़े था। मैं वहीं जम गया। धीरे धीरे ठंडी हवा सी चलने लगी। फिर एक रात मैंने देखा कि शीशे पर किसी के खून से सने हाथ का निशान बना हुआ है, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। मैं डर गया, लेकिन खुद को समझाता रहा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन अगली रात जब मैं शीशे को उतारने गया, उसकी सतह पर धुंध छा गई और अंदर से एक औरत की परछाई बनने लगी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें जैसे वो जल रही हों। उसने कहा, तूने मुझे जगा दिया। मैं पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। शीशे में वो औरत अब पूरी तरह दिख रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें सीधी मेरी आंखों में देख रही थीं। फिर वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। मैंने डर के मारे शीशा उतार फेंका। वो जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं, बल्कि उसमें से एक अजीब सी चीख की आवाज निकली, जैसे किसी ने दर्द से चिल्लाया हो। मैंने शीशा कपड़े से ढककर स्टोर रूम में बंद कर दिया। सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात जब मैं सोया, मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से कोई धीमी धीमी आवाज में मेरा नाम पुकार रहा था, राघव। मैंने खिड़की बंद की और जैसे ही पलटा, वो औरत मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी। वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक रहा था और आंखें अब भी शीशे जैसी चमक रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? और जब मैंने आंखें खोलीं, वो गायब थी। अगले दिन मैंने पुरानी दुकान पर जाकर उस दुकानदार से पूछा, तुमने मुझे कैसा शीशा दिया था? दुकानदार मुझे देखकर घबरा गया। पहले तो दुकानदार कुछ देर चुप था, फिर वो बोला, आपसे पहले जिसने वो शीशा लिया था वो पागल हो गया साहब। हर वक्त कहता था वो मुझे देख रही है, वो शीशे में है, और एक दिन उसने खुद को आग लगा ली। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं इस दर्पण से पीछा छुड़ाऊं, या फिर ये जाने कि इसमें बसा कौन है और क्यों। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने ये फैसला मेरे हाथ से छीन लिया। उस रात मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन डर अब मेरे अंदर बैठ चुका था। मैंने शीशे को स्टोर रूम में बंद कर रखा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उस कमरे से कुछ चलता फिरता, कुछ सांस लेता, कुछ घूरता सा आ रहा है। मैं हर दिन काम पर जाता, लेकिन मन वहीं अटका रहता, उस शीशे पर। फिर एक दिन स्कूल में एक क्लास के दौरान अचानक मुझे चक्कर आने लगे। सामने ब्लैक बोर्ड पर बच्चों की जगह मुझे सबके चेहरे धुंधले और अजीब लगने लगे। किसी बच्चे की आंखें खून से भरी हुई थीं, किसी के मुंह से काले कीड़े निकल रहे थे। मैं जोर से चिल्लाया, बस करो, बंद करो ये सब। बच्चे घबरा गए और फिर मुझे होश तब आया जब मैं स्टाफ रूम में था। सभी कह रहे थे कि मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन मुझे पता था ये कोई बीमारी नहीं है। ये सब उस शीशे की वजह से हो रहा था। उस रात मैं गहरी नींद में था, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास आकर कुछ बड़बड़ा रहा हो, तेरे अंदर जो डर है वही मुझे ताकत देता है। मैंने आंखें खोलीं। अंधेरा था, लेकिन कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था, जैसे मैं बर्फ में सो रहा हूं। और सामने दीवार पर, जहां वो शीशा पहले लटकता था, वहां दीवार से खून रिसने लगा
मैं बिस्तर से कूदा और लाइट जलाई, लेकिन सब साफ था। मैं पागल हो रहा था, या फिर वो चीज मेरे होश से खेल रही है। कुछ दिनों बाद मेरे शरीर पर अजीब काले निशान उभरने लगे, ऐसे जैसे किसी ने अपने नाखूनों से जोर से नोचा हो। मैंने सोचा शायद नींद में खुद को चोट लगा रहा हूं, लेकिन एक रात मैंने खुद को आईने में देखा और मेरी गर्दन के पीछे एक और चेहरा था, धुंधला सा लेकिन मुस्कुराता हुआ। वही औरत, अब वो सिर्फ शीशे में नहीं, मेरे साथ थी। मैंने उस शीशे के बारे में जानने की ठानी, इंटरनेट खंगाला, पुरानी किताबें पढ़ी और यहां तक कि पुरातत्व विभाग की वेबसाइट तक पहुंच गया। आखिर एक पुरानी खबर मिली। साल 1934 में एक औरत जिसका नाम चारुलता था, अपने ही घर में एक अजीबो गरीब आईने के कारण पागल हो गई थी। वो खुद से बातें करती थी और कहती थी, मैं शीशे के पार जा चुकी हूं। आखिर एक दिन उसने खुद को जला डाला और उसके कमरे से एक ही चीज मिली, वो आईना, वही आईना जो अब मेरे पास था। अब ये कोई आम आत्मा नहीं थी, ये कोई ऐसी चीज थी जो दिमाग से खेलती थी, नींद में उतरती थी और धीरे धीरे इंसान के अंदर समा जाती थी। मुझे समझ आ गया था, मैं अगर कुछ नहीं करता तो अगला नंबर मेरा है। अब मुझे हर रोज किसी न किसी नई चीज का सामना करना पड़ रहा था। एक रात जब मैं स्टोर रूम के सामने से गुजरा, दरवाजा खुद ब खुद आधा खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो शीशा अब जैसे चमक रहा है। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन तभी शीशे से कोई हाथ बाहर निकलने लगा, काला, लंबा और उंगलियां इतनी पतली जैसे किसी की सूखी टहनियां हों। मैं जड़ हो गया। वो हाथ धीरे धीरे बाहर आया और मेरे कंधे तक पहुंच गया और उसकी ठंडक इतनी ज्यादा थी कि मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। फिर अचानक पूरा दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं भागकर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और पूरी रात बिस्तर पर बैठा रहा। नींद तो जैसे मुझसे कोसों दूर थी। अगली सुबह जब मैं उठा, मुझे अपनी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे दिखे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अब मैं शीशे में खुद को नहीं देख पा रहा था। जहां पहले मेरा चेहरा होता था, अब वहां सिर्फ कोहरा था, और उस कोहरे में वो चेहरा साफ दिख रही थी, चारुलता। उसकी मुस्कान अब और चौड़ी थी, जैसे उसे मेरा डर मजा दे रहा हो। अब ये बात साफ हो गई थी, मैं हर पल उसके और करीब जा रहा था। वो अब सिर्फ मुझे डरा नहीं रही थी, वो मुझे खींच रही थी, शीशे के पार। मैंने तय कर लिया था, अब इस शीशे से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। मैंने खुद को समझाया कि डर से भागने से कुछ नहीं होगा। मैं स्टोर रूम की चाबी लेकर जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचा, मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। दरवाजा खोला और वो शीशा वहीं रखा था, लेकिन इस बार वो सीधा मुझे घूर रहा था। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक ठंडी चुप सी हवाओं से भरी नजर। मैंने हिम्मत करके एक कपड़ा लिया और शीशे को पूरी तरह ढक दिया, फिर उसे पकड़कर बाहर लाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, मेरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो, और उस कपड़े के नीचे से धीरे धीरे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तू मेरा है, अब वापसी नहीं। मैं शीशा लेकर सीधा घर के पीछे बने एक गड्ढे की ओर गया। मैंने सोच रखा था, इसे मिट्टी में दबा दूंगा हमेशा के लिए। मैं गड्ढा खोदने लगा, पर जैसे जैसे मैं जमीन खोदता, शीशे के अंदर से किसी और की कराहने की आवाजें आने लगीं। राघव, रोक दे, तूने जो देखा वो सब सच नहीं, मुझे बस आजाद कर दे। मेरे हाथ रुक गए। ये आवाज मेरी मां की थी, जो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। मैंने हक्के बक्के होकर शीशे की ओर देखा। कपड़ा अब थोड़ा खिसक गया था और उसमें मां का चेहरा दिखा। वो रो रही थी। मैं टूटने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे याद आया, मां की मौत की रात मैं गांव में था और मां हॉस्पिटल में थी। ये मेरी मां नहीं हो सकती थी, ये वो ही है, चारुलता। अब वो मेरी यादों को भी इस्तेमाल कर रही थी। मैंने चीख कर कहा, तू जो भी है, आज तेरी जगह यही जमीन होगी। और जैसे ही मैंने शीशे को गड्ढे में फेंका, पूरी जमीन कपकपाने लगी। चारों ओर से अजीब सी गुर्राहटें आने लगीं, जैसे किसी जानवर ने मेरी आत्मा को पहचान लिया हो। मैंने जल्दी से मिट्टी डालना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं उस पर मिट्टी डालता गया, वो आवाजें मध्यम होती गईं। आखिरकार गड्ढा बंद हुआ। मैं थक कर वहीं बैठ गया, सोच रहा था कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन क्या वाकई? क्योंकि उस रात जब मैं वापस घर आया तो स्टोर रूम का दरवाजा फिर से थोड़ा खुला हुआ था। स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उसके भीतर से वही पुरानी सिहरन निकल रही थी।
जैसे किसी ने फिर से उस बंद कहानी को खोल दिया हो। पर मैंने तो शीशा दफन कर दिया था। धीरे धीरे मैं दरवाजे के पास गया, हाथ बढ़ाया और जैसे ही दरवाजा पूरा खोला, अंदर कुछ नहीं था। न कोई शीशा, न कोई आवाज, बस एक अजीब सी ठंडी बदबू और एक कोने में रखा पुराना लकड़ी का बक्सा। यह बक्सा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पास जाकर उसे खोलना चाहा, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, बक्सा खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर वही कपड़ा था जिससे मैंने शीशा ढका था। लेकिन इस बार उस कपड़े के ऊपर खून से लिखा था, अब तू मेरा हिस्सा है राघव। मैं पीछे हट गया। अब डर ने सिर्फ मेरा पीछा नहीं किया था, अब वो मेरे भीतर उतर चुका था। अगली कुछ रातों में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। जब मैं शीशे में खुद को देखता तो मेरी आंखें काली हो जाती। रात को कोई मेरे कान में धीमे धीमे बोलता, अब सो मत, देख मैं तुझे क्या दिखाती हूं। मेरे सपनों में चारुलता आती, लेकिन अब वो डराने नहीं, मुझे बुलाने लग गई थी। वो कहती थी, तू और मैं अधूरा रिश्ता है राघव, तू इस दुनिया का नहीं, तू मेरा है। और फिर एक दिन मैं जोर से नींद से उठा और खुद को स्टोर रूम के भीतर पाया। दरवाजा बंद था और मेरे हाथ में वही कपड़ा था। अंधेरे में बगल में बैठा कोई मुझे देख रहा था। धीरे धीरे उसकी शक्ल सामने आई, चारुलता। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था, ना डरावना ना बिगड़ा हुआ, बस एक बहुत ही उदास और टूटा हुआ चेहरा। उसने कहा, मैं मरी नहीं थी राघव, मैं बंद कर दी गई थी उस शीशे के अंदर, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने डरते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? उसने सिर झुकाया, मुक्ति, और वो तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरी जगह लेगा। चारुलता की आंखें अब गहरी और अजीब सी चमक रही थीं। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और मैंने महसूस किया कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय ताकत थी, जैसे वो मुझे अपनी जकड़ में ले रही हो। उसने धीरे से कहा, तू ही अब मेरा हिस्सा बनेगा राघव, और तभी मुझे शांति मिलेगी। मेरे शरीर ने खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं जैसे एक घने जाले में फंस गया था, जहां से भागना असंभव हो रहा था। मुझे याद आया कि जो मैं देख रहा था वो कोई सपना नहीं था, ये एक भयानक हकीकत थी, और इस बार मुझे उस हकीकत का सामना करना ही था। तुम क्या चाहती हो? मैंने कांपते हुए पूछा। चारुलता की मुस्कान अब ज्यादा डरावनी थी, जैसे वो मेरी आत्मा को चीरने का इरादा रखती हो। तू मुझे तब समझ पाएगा राघव, जब तू उस शीशे के पार जाएगा, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी खिंचाव थी। तू खुद को उस शीशे में देखेगा, वही एहसास, वही सच्चाई जो मैंने देखी थी। मैंने ठान लिया कि अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। मुझे अब या तो उससे निजात पानी थी या फिर उसका हिस्सा बनकर रह जाना था। मैंने खुद से कहा, मुझे यह सब खत्म करना होगा। मुझे समझ आ गया कि चारुलता सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि वो किसी गहरे रहस्यमय तंत्र का हिस्सा थी। उसके पास मुझे बांधने की शक्ति थी, और अब मैं उसे हर हाल में तोड़ने वाला था। मैंने फिर से उस पुराने बक्से को खोला जिसमें वही कपड़ा रखा था। उसे खींचकर मैंने उसे शीशे के ऊपर फेंक दिया और एक आखिरी बार सारी ताकत लगा दी। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, अब उसे किसी भी कीमत पर हराना होगा। जैसे ही कपड़ा शीशे पर गिरा, शीशे की सतह पर अजीब सी लकीरें बनने लगीं। चारुलता की आवाज गूंजने लगी, तू इसे रोक नहीं सकता राघव। फिर अचानक सभी लाइट्स बंद हो गईं और कमरे में घना अंधेरा छा गया। मैं खुद को बिस्तर पर गिरता हुआ महसूस कर रहा था, जैसे कोई मुझे खींचकर शीशे के अंदर घसीट रहा हो। मैंने जोर से आंखें बंद कीं और खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे सामने अब शीशे का चेहरा था जिसमें चारुलता खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई ग्लो नहीं था, वो बस खड़ी थी, एक ठंडी, खाली, बेबस आत्मा की तरह। तू अब भी नहीं समझ रहा, उसने कहा। उसकी आवाज अब बहुत धीमी और टूटी हुई थी। मैंने तुझे सच दिखा दिया है, तू और मैं एक ही हैं राघव। लेकिन मुझे अब सब साफ समझ में आ चुका था। ये एक जाल था, एक खतरनाक खेल, और मुझे इस खेल से बाहर निकलना था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और शीशे को जोर से धक्का दिया। शीशा टूटकर टुकड़ों में बिखर गया और साथ ही चारुलता की आवाज भी मद्दम हो गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। शीशे के टूटने के साथ एक नया दरवाजा खुला था जो मुझे और करीब ले आया था। शीशा टूटने के बाद मैंने महसूस किया कि अब चारुलता की मौजूदगी कुछ और गहरी हो गई थी।
उसके टूटे हुए टुकड़े अब कमरे में फैल गए थे और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। किसी के फुसफुसाने की आवाजें गूंज रही थीं, जो मुझे न चाहते हुए भी सुननी पड़ रही थी। तू क्या चाहता है राघव? वो आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। इस बार आवाज कहीं दूर से आ रही थी, जैसे वो पूरी दुनिया के बीच कहीं छिपी हो। लेकिन यह आवाज मुझसे ज्यादा गहरे, खतरनाक तरीके से जुड़ी हुई थी। मैं समझ चुका था कि यह कुछ और नहीं, बल्कि वो खतरनाक तंत्र था जिसे चारुलता ने वर्षों से अपने अंदर समेट रखा था। मुझे अब केवल एक ही तरीका नजर आ रहा था, शीशे के टुकड़ों को हर एक कोने से बाहर फेंक देना। मैंने उन टुकड़ों को उठाकर एक एक करके उन्हें घर के बाहर फेंका। लेकिन जैसे ही मैं एक टुकड़ा बाहर फेंकता, उस टुकड़े के अंदर से चारुलता की चीखें सुनाई देने लगतीं। फिर मुझे एहसास हुआ, ये टुकड़े सिर्फ शीशे के टुकड़े नहीं थे, ये चारुलता के पुराने आत्मविश्वास, उसके दर्द और उसकी आत्मा के टुकड़े थे। हर टुकड़ा उसकी कुंठा और उसकी अंधी ताकत का हिस्सा था। अगर मैं उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करता तो वो कभी नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मुझे उस कमरे को पूरी तरह से खाली करना था और वो शीशे के टुकड़े एक साथ जला देने थे। मैंने सभी टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में डाला और उन पर तेल डाला। फिर जैसे ही माचिस की तीली ने आग पकड़ी, उसे जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही आग ने शीशे के टुकड़ों को लपेटा, चारुलता की चीखें तेज हो गईं। कभी उसने मेरे पास आने की कोशिश की, कभी उसने मुझे डराने के लिए कमरे में अजीब सी हलचलों को तेज कर दिया। लेकिन मैं जरा भी नहीं डरा। मेरे अंदर अब उस डर से लड़ने की ताकत आ चुकी थी, जिसे वह मुझसे सालों से छीनने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार जब सारे टुकड़े जलकर राख हो गए, एक गहरी चुप सन्नाटे में बदल गई। चारुलता की आवाज अब बिल्कुल मध्यम हो गई थी, जैसे वो कहीं दूर खो गई हो। मैंने अपनी सांसें रोकीं और कमरे में देखा। अब सब कुछ शांत था। लेकिन जैसे ही मैंने उस कमरे को छोड़ने के लिए कदम बढ़ाए, मेरे कदम थम गए। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे यह सब समझने का वक्त आया था। क्या यह सब सच में खत्म हो चुका था या सिर्फ एक और तात्कालिक शांति थी? क्या चारुलता ने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया था या फिर वो फिर से लौटेगी? मैंने कमरे से बाहर निकलते ही महसूस किया कि चारुलता की उपस्थिति अभी भी कहीं न कहीं आसपास थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी ताकत पहले जैसी नहीं थी, लेकिन क्या वह अब कमजोर हो चुकी थी या फिर किसी और रूप में लौटने वाली थी? मेरे कदम दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे और मेरी निगाहें हर कोने में गहरी निगरानी से चल रही थीं। कुछ महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने मुझे एक आखिरी बार चेतावनी दी हो। पर जब मैंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। आखिरकार मैंने सोचा, अब सब खत्म हो गया है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, मेरे अंदर की आवाज गहरी हो गई। मैंने हिम्मत से उस डर को अलविदा कहा। अब वो रातें, वो आवाजें और वो शीशा खत्म हो चुका था। मैंने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार उस कमरे को देखा, लेकिन यह मेरी नहीं, चारुलता की आखिरी सच्चाई थी। कहानी का सिलसिला अब खत्म हुआ और मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही थी। अब राघव ने डर से पूरी तरह से मुक्ति पा ली है, लेकिन क्या वो फिर कभी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेगा? दोस्तों, कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो जिंदा होता है, किसी कोने में, किसी शीशे में या किसी हवेली में, जहां से वो अब भी हमें देख रहा होता है। और अगली बार जब आप किसी पुराने शीशे के सामने खड़े हों, तो एक बार अपनी परछाई को ध्यान से देखिएगा। क्या वाकई वो सिर्फ आपकी ही है? स्टोरी नाइट में हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक अकेले मत सोइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।